हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल क्लासरूम। और आज से आने वाली वीडियोस में हम शुरू करेंगे आईआर को थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करना। और उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे द थ्योरी ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म की थ्योरी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, क्लासिकल रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म, जिसे हम न्यो रियलिज्म भी कहते हैं। अब जो क्लासिकल रियलिज्म है ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बट इसकी वैलिडिटी आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। न्यू रियलिज्म इज समथिंग न्यू एंड वील डिस्कस इट लेटर। चलिए शुरू करते हैं क्लास 1 ऑन व्हाई स्टेट्स डू व्हाट दे डू। अब क्लासिकल रियलिज्म को समझने के लिए हमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन नेचर। क्लासिकल रियलिज्म है ना, वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स बेस करती है ह्यूमन नेचर पे। और इसकी अप्रोच बड़ी ही पेसिमिस्टिक, बड़ी ही नेगेटिव है अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स की नेचर पे एंड स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर पे। इस थ्योरी का कहना है कि जो ह्यूमंस हैं, जैसे वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स को फर्स्ट रखते हैं, वैसे ही स्टेट्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट्स को सबसे पहले रखती हैं। ये बात हमने आईआर के मॉडल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे एंड 3 लेवल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे तब भी करी थी कि ह्यूमन नेचर इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, इट इज वेरी सेल्फिश। Thus, states are also selfish because they are also ruled by state actors. तो अब बड़े ही इम्पोर्टेंट एक फिलोसोफर हैं थॉमस हॉब्स, जिन्होंने एक लाइन कही थी जो शायद आपने सुनी हो, मैन्स नेचर इज नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इनका कहना ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो अपने फियर और अपने एग्रेशन, इन दोनों इमोशंस को मोटिवेशन की तरह लेकर चलते हैं कोई भी काम करने से पहले। यानी कि इनका कहना है कि कोई भी मॉरल या एथिकल स्टैंडर्ड सेट नहीं है जिस पे ह्यूमन बीइंग्स की नेचर गवर्न होती है। दैट इज व्हाई states do what they do, states put their interests first, states are selfish enough to do that. अब Hans Morgenthau, he is also known as the father of realism, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इसमें ये कहते हैं कि जो भी लॉज होते हैं ना, दे हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। बेसिकली ये भी उसी एक एजम्पशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि मैन्स नेचर इज नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, और जितने भी लॉज बनाए जाते हैं दे हैव द रूट्स इन ह्यूमन नेचर। यानी कि जो ह्यूमन नेचर है वो चेंजेबल नहीं है, बट वो कंट्रोलेबल जरूर है। चलिए, हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन नेचर का तो समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। अब हम समझेंगे कि रियलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। अनार्किक यानी कि वो स्टेबल नहीं है, कॉन्टिन्यूसली वॉर्स हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्रीटीज साइन हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा याद करो कि जब मैंने लास्ट वीडियो में केनेथ वॉल्ट्ज के 3 सिस्टम समझाए थे, इंडिविजुअल, स्टेट और सिस्टम, वहां पर मैंने आपको समझाया था, जो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि जो स्टेट एक्टर्स हैं वो देखते हैं कि स्टेट आपकी कैसे चल रही है और वो डिसीजन देंगे अपने, वो रूल्स बनाएंगे। एंड लॉज आर डीपली रूटेड इन ह्यूमन नेचर, ये हमने ऊपर पढ़ा भी। और वही एक्शन जो स्टेट लेगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जैसे कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाए। ये एक इंडिविजुअल एक्शन था, सेल्फिश एक्शन था, ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन बिहेवियर सेंट्रिक एक्शन था, जिसका रिजल्ट इंटरनेशनल स्टेज पर आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखा और आपके एक्शंस एज एन इंडिविजुअल भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुए। ये तो था
सेकंड पॉइंट, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जो रियलिज्म है ना, वो स्टेट्स को दो तरह की स्टेट्स में डिवाइड करती है। पहला तो है रिविजनिस्ट स्टेट्स, और दूसरी स्टेट्स हैं स्टेटस को स्टेट्स। अब रिविजनिस्ट स्टेट्स क्या हैं? नाम से ही क्लियर है कि ये स्टेट्स करंट इंटरनेशनल सिस्टम को चेंज करना चाहती हैं। वो कैसे गवर्न कर रहे हैं, कैसे उनके रूल्स हैं, कैसा उनका ग्लोबल ऑर्डर है, ये सब चेंज करना चाहती हैं। क्या आप सोच सकते हैं? कुछ नाम बड़े ही प्रोमिनेंट नाम है। सबसे पहला नाम तो चाइना का है। चाइना इस वर्ल्ड सिस्टम में यूएस और रशिया की हेजेमनी नहीं मानती। वो इस ग्लोबल ऑर्डर को बाइपोलर नहीं मानती, और वो अपना रास्ता निकाल रही है, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेकंड, इंडिया। देखिए, ये मेरा मानना है कि इंडिया इज ऑल्सो रिविजनिस्ट स्टेट नाउ। वाई? बिकॉज इंडिया यूएन में परमानेंट सीट चाहती है। वो कंटिन्यूअसली यूएन को रिफॉर्म करना चाह रही है। एंड इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इससे ये पता लगता है कि इंडिया जो पुराना इंटरनेशनल ऑर्डर था उसको नहीं मानती, उससे थोड़ा आगे निकलना चाहती है और उसमें रिफॉर्म लेके आना चाहती है। ये तो थे दो नाम, और अब आप मुझे कुछ नाम सोचकर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। अब स्टेटस को स्टेट्स पे आते हैं। ये स्टेट्स कहती हैं कि जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता रहे। अब कौन सी स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जो ऐसा सोचती होंगी? वो स्टेट्स जिनके पास पहले भी पावर थी और आज भी कुछ हद तक पावर है। यूएसए, रशिया, जो भी ग्लोबल नॉर्थ की स्टेट्स हैं जिनके पास पावर थी। यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, ये कंट्रीज स्टेटस को स्टेट्स हैं जिनमें कोई इतना फियर नहीं है एक दूसरे को लेके कि यूएसए को ऑस्ट्रेलिया से कोई डर हो। एंड ये स्टेट्स कंटिन्यूअसली, या दे आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म डिफेंस अलायंसेस। आप कोई सोच सकते हैं डिफेंस अलायंस का नाम? क्या क्वाड एक ऐसी अलायंस है? बट AUKUS is one of the alliance which I can think is a very good example of states forming defensive alliances. Australia, UK and US, ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आपको इसके बारे और सर्च करना चाहिए। अब ये कैटेगराइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? दे डिटर्मिन द आउटकम। क्या वॉर होगी इस वर्ल्ड ऑर्डर में, या फिर पीस होगा वर्ल्ड ऑर्डर में? तो जो रिविजनिस्ट स्टेट्स हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू गो ऑन वॉर, एंड जो स्टेटस को स्टेट्स हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू मेंटेन पीस, क्योंकि जैसा चलता आ रहा है उन्हें वैसा ही चाहिए। उन्हें अपनी हेजेमनी चाहिए इस वर्ल्ड में। इसीलिए मोस्टली पीस ही आता है ऐसे वर्ल्ड में। पर आप सोचिए, या इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, व्हाट आउटकम इज इट ब्रिंगिंग? यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म है रियलिज्म का कि वो बस वॉर या पीस देखता है, वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को नहीं देखता। वो कॉन्टिन्यूअसली स्टेट सिक्योरिटी की बात करता है, बट ह्यूमन सिक्योरिटी की बात नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ रियलिज्म एज अ थ्योरी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टेटस को स्टेट्स के और उनके एक्शंस के, और रिविजनिस्ट स्टेट्स के। जर्मनी की बात करते हैं क्योंकि जर्मनी बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी स्टेटस को स्टेट था। जर्मनी को वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज नहीं चाहिए था। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई और जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी, उसे लगा कि ये ट्रीटी अनफेयर है, अनजस्ट है,
और उसे इकोनॉमिक क्राइसिस में डाला गया है। तब जर्मनी एक रिविजनिस्ट स्टेट बननी चाहिए और बनी भी। इट वांटेड टू रिकवर ऑल द टेरिटरीज दैट इट हैज लॉस्ट। उसको जितने भी एम्यूनेशन और आर्म्स सरेंडर करने पड़े, उसने रीआर्म करने का भी सोचा। चलिए बात करते हैं अब सेकंड एग्जाम्पल चाइना की। चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्लेयर्स इन टुडेज जियोपॉलिटिक्स। चाइना के जितने भी एक्शंस है साउथ चाइना सी में, यानी कि चाइना जितने भी आइलैंड्स क्लेम कर रहा है, जिसे वो 9 डैश लाइन कहता है, पहले 11 डैश लाइन कहता था। Why is it doing whatever is it doing? It is only to increase its power. And by power, I mean geographical power, economic power, economic power, and military as well. आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम तो सुना होगा, जिसके अंडर चाइना काफी पोर्ट्स बना रहा है, काफी कॉरिडोर्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा वो? पाकिस्तान में उसने गवादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट बनाया, श्रीलंका को बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। क्यों दी? दिस इज आई थिंक वन ऑफ द वेज टू कोलोनाइज टुडे, जिसे हम न्यू कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं, कि पैसा दिया उस कंट्री को जिसके चांसेस है कि वो पैसा वापस नहीं दे पाएगी, डेट ट्रैप में फंसेगी और हार के वो बोलेगी कि ये जो जगह है ये आप ही रख लो। इससे चाइना की टेरिटरी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, मुझे बताइए जरूर। इससे चाइना ने वैसे क्या किया है, वो स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी बना रही है। जितनी पुअर कंट्रीज हैं अफ्रीका में, जितनी पूरी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे वो क्या दे रही है, लोन। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक मना कर दे आपको, बट चाइना नहीं करेगा। और चाइना के लोन की आपको पता है कितने इयर्स तक के लोन है ये? 100 100 साल, 200 200 साल के लोन चाइना देती है। दिस इज हाउ मच फार साइटेड चाइना इज टुडे। हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए। चलिए, अब ये तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया आज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। अब जो रियलिज्म है ना, वो बैलेंस ऑफ पावर में विश्वास रखता है, पर बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट एन इमीडिएट रिजल्ट, इट इज एन अनइंटेंशनल रिजल्ट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। यानी कि वॉर्स होंगी, वॉर्स में से कोई एक पावर बाहर निकलेगी, विक्टोरियस पावर। वो पावर फिर रीजन में स्टेबिलिटी लाएगी। इट इज एन एफर्ट टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम बट एन अनइंटेंशनल वन। डिजायरेबल क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इनएविटेबल क्या है, ह्यूमन नेचर। यानी कि जैसे ह्यूमंस की ईगो है, वैसे ही स्टेट्स की भी ईगो है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टेट्स आर रन बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पर फिर से केनेथ वॉल्ट्ज का 3 लेवल आईआर एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बैलेंस ऑफ पावर और स्टेट्स टुडे। अब क्लासिकल रियलिज्म के लेंस से जरा फटाफट से देख लेते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्यों हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया। हम सबको पता है कि यूक्रेन वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो, और इससे पहले भी ये रशियन टेरिटरी है अगर। और यहाँ पर जो स्टेट्स कुछ पहले रशिया का पार्ट थी, और यूक्रेन भी इधर कहीं पर, ये यूक्रेन ये रशिया, यूक्रेन का भी बॉर्डर लगता है। तो अब रशिया को क्या हो रहा है, अ थ्रेट टू सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है पहले, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जरूर जाके देखिए, ठीक है। और काफी कंट्रीज जो रशिया के बॉर्डर पे पहले थी, ये कंट्रीज
इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया। पेन काफी रेनबो कलर्ड है, बट चलिए समझते हैं। इन्होंने भी नेटो ज्वाइन कर लिया और अब रशिया को एक थ्रेट है कि जितनी भी कंट्रीज हैं रशिया के बॉर्डर पे, वो सब नेटो ज्वाइन कर रही हैं। यूक्रेन भी कर लेगी। तो रशिया को क्या लगा, तो रशिया की सिक्योरिटी को रिस्क है, इसीलिए रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। आई एम नॉट denying there are other causes, but then this is a very important reason why Russia invaded Ukraine. सेकंड है ईरान, यूएस और इजराइल। अब देखिए, ईरान, यूएस और इजराइल, क्या इनमें कुछ कॉमन है? ईरान और इजराइल मिडल ईस्ट का पार्ट है, यानी कि वेस्ट एशिया का। ना ही यूएस को कोई थ्रेट है ईरान के एक्शन से। वेल, वन इज न्यूक्लियर। इजराइल क्यों ईरान पर अटैक कर रहा है? आप देखिए, वेस्ट एशिया एज अ रीजन कितना अनस्टेबल रीजन है, एंड व्हाट इजराइल वांट्स इज टू destabilize the region even more by destabilizing Iran under the name that it is going to eliminate Hezbollah, eliminate Hamas, eliminate other non-state actors. ईरान के पास रिसोर्स है, और रिसोर्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस यूएसए और इसराइल ने कलेक्टिवली अटैक किया ईरान पे अंडर द गाइस दैट दे वांट टू एलिमिनेट नॉन स्टेट एक्टर्स। यूएस और इसराइल ने पहले भी बहुत कोशिश की है कि ईरान के रिजीम को एलिमिनेट किया जाए और वो रिजीम लेके आई जाए जो उनके फेवर में है। बट ऐसा जब नहीं हुआ, तो यूएस और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। दिस इज अ वेरी realistic lens through which we are looking at what is happening in the global world order. एंड ये था आज का हमारा लेक्चर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो आप समझेंगे और अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। आई होप आप सच में इसको डिटेल में देखें, अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आईआर में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें लगता है कि ये नॉलेज उनकी नॉलेज में ऐड होगी। अभी के लिए यही, अगली वीडियो में हम ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म की बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे एक लेक्चर डालती हूँ जहाँ पर मैं आईआर या फिर मैपिंग सिखाती हूँ। तो अगर आप नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।